हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। अभी हमने लास्ट वीडियोस में समझा था कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। अभी हम समझेंगे कि उन फैक्टर्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक कंपनी का हो सकता है कि ग्रोथ एक साल में बहुत ज़्यादा हो और दूसरे साल हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा डिप कर जाए। सो इसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी कंट्रोल कर सकती है और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के हाथ में नहीं होते हैं। दोज आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट इज कंपनीज ओन डिसीजन। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोका कोला वर्क करी तो कोका कोला को मैं जाके नहीं बताऊँ कि आपका टारगेट मार्केट कौन है। ये टारगेट मार्केट वो खुद अपने लिए सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अगर ओप्पो, वीवो और वन प्लस की बात करें तो तीनों ही एक ही पेरेंट कंपनी को बिलोंग करती है और एक ही कंपनी ने अलग अलग टारगेट मार्केट को सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब वन प्लस अपने प्रोडक्ट सेल करती है तो वन प्लस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट। तो वो जो हायर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है, जिनकी बिल्डअप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो लोग एक हायर प्राइस विड्थ को टारगेट करना चाहते हैं, जिनके लिए जो प्राइस विंड होता है जनरली 40,000 अबव होता है, या फिर जो बजट फ़ोन से जो ऊपर आते हैं, दैट कम्स अंडर वन प्लस फ्लैगशिप मॉडल्स। सिमिलरली उन्होंने एक ही कंपनी ने अब दूसरा प्रोडक्ट में निकाला इन द नेम ऑफ ओप्पो। तो ओप्पो था जनरली बजट कस्टमर्स के लिए। सो एक ही कंपनी ने दो अलग कैटेगरीज बना दी, एक था प्रीमियम प्रोडक्ट और एक था बजट प्रोडक्ट। बजट प्रोडक्ट, जैसे अगर आप इंडिया में अगर प्रोडक्ट आप सेल करो तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो लाई करती है वो बजट प्रोडक्ट में लाई करती है। सेकेंडली हम देखते हैं जो फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं या प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसी कंपनी के, बट अंडर द सेकेंड नेम। बिकॉज हम ओप्पो की एक खुद की एक ब्रांडिंग हो चुकी थी। अगर उसको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अलग तरीके से करनी थी तो उसने अलग से एक ब्रांड नेम सेटअप किया और अलग से ब्रांड नेम के अंदर अपना दूसरा टारगेट मार्केट सेलेक्ट किया। सो जनरली एक ही कंपनी हो सकता है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट सेल करे, बट उनके लिए टारगेट मार्केट वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम सर्फ एक्सेल देखते हैं, हम टाइड देखते हैं, जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। जनरली जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, वॉशिंग पाउडर्स में ऐसा बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट्स में चेंजेस नहीं होते हैं, बट उनकी ब्रांडिंग अलग तरीके से होती है। मतलब कि आपको अगर आप 100 ग्राम वाला पैकेट लेने जा रहे हो तो आपको 10 रुपये मिल सकता है और वो 100 रुपये मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट मार्केट दैट यू हैव सिलेक्टेड। उस प्रोडक्ट की आपने ब्रांडिंग किस तरीके से की है। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग मिक्स। अब आपने अपनी कंपनी का मार्केटिंग मिक्स किस तरीके से सेट किया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्लेस, कि आप कौन सी जगह पे उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। सेकेंडली उसमें आता है प्राइस, कि आप किस प्राइस विड्थ पे अगर बेच रहे हो। एंड नेक्स्ट इज़ द प्रोमोशनल टेक्निक्स जो आप उसको बेचने में लगा रहे हो सकता है कि आप उसके लिए आप पैम्फलेट्स डिज़ाइन करा रहे हो सकता है आप टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टाइज़ कर रहे हो सकता है आप एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स के थ्रू आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो सकता है आप रेडियो एफएम्स के थ्रू एडवर्टाइज़ करना चाहें, या फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो थ्रू डिजिटल मीन्स, दैट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपकी कंपनी के अलग अलग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या कंपनी का अल्टीमेट जो गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है उसके काम करने का वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग करते हैं अपने ब्रांड नेम बनाने के लिए। जनरली कोई भी स्टार्टअप होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगले 5 साल में या अगले 10 साल में हम अपना ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस रिटेल आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक ब्रांड है, या रिलायंस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, बट क्या जब वो स्टार्ट हुई थी कंपनी तब भी क्या रिलायंस का उतना बड़ा नाम था? जब टाटा स्टार्ट हुई थी तब भी क्या उसका इतना बड़ा नाम था? सो हर एक कंपनी को एक स्ट्रगल पीरियड होता है जिसमें से उसको गुजरना पड़ता है और तभी वो अपना एक ब्रांड नेम बना पाता है। सो क्या उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव उसका ब्रांड नेम बिल्डअप करना है, या फिर उस कंपनी का काम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs होते हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका अल्टीमेट एम सिर्फ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है, कि वो सोसाइटी के लिए क्या अपब्रिंगिंग ला सकते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल सेक्टर्स हैं इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है उनका, क्या वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो अपने कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करके सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारे सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, जिससे कि हमारा कंपनी का अल्टीमेटली प्रॉफिट एनहांसमेंट हो सके। नेक्स्ट, अल्टीमेटली द मार्केटिंग कंट्रोल। अगर कोई कंपनी इन सब चीज़ों को फिट करने के बाद, मार्केटिंग मिक्स, टारगेट मार्केट और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद भी देख रही है कि उसकी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, उसकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, एक कंपनी स्टैगनेंट हो गई या उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, तो वो चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे मार्केटिंग मिक्स में कुछ गलत है, क्या मैंने अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हेवीली कॉस्ट किया है, क्या मुझे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना चाहिए, या फिर सही लोकेशन सेट करना चाहिए, क्या मुझे सही डेमोग्राफी सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर मुझे अपना टारगेट मार्केट ही चेंज कर देना चाहिए। हो सकता है कि जो ओप्पो का जो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं वो हो सकता है कि ये प्रीमियम ब्रांड्स वालों को ही
पसंद आए, हो सकता है कि मैं वन प्लस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को एज अ वन प्लस पर्सन हो सकता है मेरे को ओप्पो भी पसंद आने लगे एज अ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट, सो आई कैन शिफ्ट टू दैट मार्केट। तो इसी तरीके से कंपनी भी अपना टारगेट मार्केट को चेंज कर सकती है और हो सकता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स में कुछ गलत हो, बिकॉज इनिशियली अगर हम फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी हम चाहें कि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें तो शायद वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा, बिकॉज इनिशियल ईयर्स में कंपनी अपना ब्रांड नेम बिल्डअप करना चाहती है तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट अगर आपने पहले ही साल में बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच रखा है, एक अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव रखा है कि मैं पहले साल ही रिलायंस के जितने सेल्स करना चाहता हूँ या जियो जितना ब्रांड नेम बनाना चाहता हूँ, सो आई थिंक दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जियो ने भी पहले साल प्रॉफिट्स अर्न नहीं करे थे। आज जो हम बड़े बड़े कंपनीज़ के नाम सुनते हैं जैसे कि जोमेटो हुआ, जोमेटो इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सो यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियरली ताकि आप बाद में उसको कंट्रोल कर पाओ। बिकॉज अगर ये कोई भी चीज़ भी आपकी फिट नहीं लगी तो हो सकता है आपकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन होने लगे या उसका मार्केट डिक्लाइन होने लगे, और मार्केट अगर डिक्लाइन हो रहा है तो आपको उस मार्केट को कंट्रोल भी करना आना चाहिए, बिकॉज दिस ऑल कम्स अंडर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अल्टीमेटली यू हैव टू होल्ड दिस पावर इन द कंपनीज हैंड। नेक्स्ट जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं उसमें आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, जो कि हमने अभी डिटेल में एनालिसिस किया था। डिटेल एनालिसिस में हमने देखा था, कुछ एग्जांपल्स में देना चाहूँगा आपको, जैसे कि माइक्रो एनवायरनमेंट में आ सकता है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स। ऑब्वियसली पॉलिटिकल फैक्टर्स आर नॉट इन योर हैंड, गवर्नमेंट इज़ नॉट इन योर हैंड। अगर आज मैं मान लीजिए मैं एडुटेक में काम कर रहा हूँ और कल आके गवर्नमेंट की नई पॉलिसी निकल जाए जिसमें कि किसी को भी एडटेक कंपनीज स्टार्ट करने के लिए या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कंपनी चलाने के लिए राइट्स नहीं हो, सिर्फ गवर्नमेंट इसमें काम कर सकती है, सो मेरा कल से बिज़नेस बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोई माइक्रो एनवायरनमेंट में देखूं, जैसे कि मेरी कंपनी के जो वेयर हाउसिंग है या फिर अगर कोई मिडिल मैन मेरे साथ इस काम को कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसको मुझे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, बट इसके बीच में मैंने एक मिडिल मैन रख के रखा है जो कि मेरे प्रोडक्ट को जाके सेल करता है, और मिडिल मैन चला गया स्ट्राइक पे, तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन माई हैंड, दैट इज़ अनकंट्रोलेबल बिकॉज आई कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्सन। सिमिलरली अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, नेचुरल कैलामिटी इज़ इन नो वंस हैंड, अगर अर्थक्वेक आ गया या फिर जैसे हमने पिछले 2 साल में देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक आ गया था, तो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सारे ही इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो गए थे, लीविंग असाइड ऑफ 1 और 2 एक्सेप्शंस। बाकी सारे ही इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया, बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ। द रीज़न बिहाइंड वॉज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, बिकॉज इट वॉज इन नो वंस हैंड, और कोई इसको ना प्रेडिक्ट कर पाया और ना ही इसके लिए कुछ अच्छे एक्शंस लेके आ पाए जिससे वो अपने इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन कर पाएँ। सिमिलरली हम अगर दूसरे फैक्टर्स देखें जैसे कि डेमोग्राफिक फैक्टर हुआ, तो कंट्री की डेमोग्राफी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक कंट्री में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं ये हम नहीं कंट्रोल कर सकते। एक पर्टिकुलर मार्केट में कितने ज़्यादा किस एज ग्रुप को लोग बिलोंग करते हैं, दिस इज़ अगेन नॉट इन आवर हैंड। सिमिलरली हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखें तो आज हो सकता है हम 4G यूज़ कर रहे हैं, बट कल अगर 5G लॉन्च हो गया तो जो कंपनीज अभी सिर्फ 4G के ऊपर सपोर्ट करती है या सिर्फ 4G के थ्रू चलती हैं, अगर आगे आने वाले टाइम में एक साल बाद अगर सभी 5G टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगें और सिर्फ जियो अगर 5G टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली एयरटेल का मार्केट डिक्लाइन हो जाएगा, आइडिया वोडा का मार्केट डिक्लाइन हो जाएगा, BSNL का मार्केट डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो उस ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जो कि जियो ने आपको 5G सर्विसेज देके प्रोवाइड किया है। अगेन दैट इज़ अ कॉम्पिटिटर साइड, बिकॉज आपके कॉम्पिटिशन बहुत आगे निकल गया था, एंड दैट इज़ ऑल्सो एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर। सो इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है, चाहे हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखें चाहे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखें।